अगर आज किसी ने संविधान को कान लगाया हो तो उसे एक आवाज साफ सुनाई दी होगी, सच अभी जिंदा है। आज अगर किसी ने न्याय को ढूंढा हो तो उसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मिल गया होगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के उन नियमों पर रोक लगा दी जिन्हें सुधार कहा जा रहा था, लेकिन हकीकत में जो भेदभाव की चादर में लिपटे हुए थे। ये नियम शिक्षा को बराबरी पर नहीं ले जा रहे थे, बल्कि काबू में लेने की कोशिश कर रहे थे। और जैसा कि कहा जाता है, जहां नियत में खोट हो वहां नियम हथियार बन जाते हैं। कोर्ट ने साफ कहा, इन नियमों का दुरुपयोग होने की बड़ी संभावना है और जब कानून ही डर पैदा करने लगे तो लोकतंत्र का अलार्म बजाना जरूरी होता है। आज का ये फैसला सिर्फ एक स्टे नहीं है, ये आवाज है हर उस इंसान की, हर उस नागरिक की जिसको बोला गया चुप रहो 2 कौड़ी के लोग, सब कुछ ठीक है। लेकिन सब कुछ ठीक नहीं था, इसीलिए तो सब कुछ रुक गया। नमस्ते, डेमोक्रेटिक मंकीज पर आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं अनुज। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए रेगुलेशंस, जिनका हम लोग इतने दिनों से विरोध करते चले आ रहे थे, उन पे फाइनली पूरी तरीके से स्टे लगा दिया और ये कहा कि इन नियमों का दुरुपयोग होने की पूरी संभावना है, इसलिए इन पर फिर से विचार होना चाहिए और अगली सुनवाई के लिए 19 मार्च की तारीख दे दी। 19 मार्च जो कि वो तड़वी वाला जो केस है उसमें डेट पहले से फिक्स थी, उसी डेट को शायद एक साथ सब क्लब करके इन पिटिशंस पे सुनवाई होगी। इस जीत के लिए विष्णु शंकर जैन, संजय दीक्षित जी और साथ ही अन्य लोग जो भी पिटिशनर थे, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। आप सबको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये हमारी, आपकी, हम सब की मिली जुली आवाज का ही असर है जो आज ये नतीजा हमें मिला है। वरना पूरी कोशिश की गई, हर प्रयास किया गया हमारी आवाज को दबाने का, चाहे वो मीडिया को बैन करके, ब्लैकआउट करके। मीडिया ने 10 दिन तक इस पर एक शब्द नहीं बोला, किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने, लेकिन फिर भी ये बात नेशनल लेवल पर उठी, बड़े संख्या में लोग बाहर आए। उसकी वजह आपका सहयोग और बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो हमारे शुभचिंतक हैं, जिन्होंने इस विषय को छोड़ा नहीं, लगातार उठाते रहे। हम जैसे कंटेंट क्रिएटर्स भी अपनी गिनती उसमें नहीं करते, लेकिन हम लोगों ने लगातार इस विषय पे आवाज उठाई, आप लोगों का पूरा सहयोग मिला और उसी का नतीजा आज हमें सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में देखने को मिला है, जिसने इस ड्रैकोनियन कानून पर रोक लगाई है। हालांकि कोशिश पूरी की गई और क्या क्या नहीं कहा। मैंने शुरू में कहा ना कि 2 कौड़ी के लोग हमें कहा गया, तो हमें सच में यूट्यूबर्स को 2 कौड़ी के लोग कहा गया। बहुत सारे आईटी सेल के चिंटू पिंटू छर्रों के द्वारा क्या क्या सर्टिफिकेट दिए गए कि तुम लोग बिक गए हो, सोरोस गैंग की फंडिंग। अरे यार, जॉर्ज सोरोस की फंडिंग लेके हम अगर बैठे होते तो क्या इतनी, मतलब इस कंडीशन में होते। ऐसे मूर्खतापूर्ण बातें की गई और विरोध करने वालों ने क्या क्या तर्क नहीं दिए। हर कोशिश की गई कि नहीं, बस कैसे भी इस कानून का जो है इम्प्लीमेंटेशन हो जाना चाहिए इसकी खामियों के साथ। लेकिन ये हमारी और आपकी सम्मिलित आवाज थी जो आज ये नतीजा हमें मिला। और ये फाइनल जीत नहीं है, ये शुरुआत है। अभी लड़ाई लंबी चलनी है। आगे हमें इन जैसे और भी जो गलत कानून है, जिनका दुरुपयोग किया जाता है हमारे खिलाफ, हमें आवाज उठानी पड़ेगी। अगर इसी तरीके से हमने आवाज 2018 में उठाई होती तो जो अमेंडमेंट 2018 में किए गए थे, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मिसयूज होता है इसलिए बिना इन्वेस्टिगेशन के अरेस्ट ना हो, लेकिन उसको पलट दिया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। अगर हमने ऐसे ही सम्मिलित होकर आवाज उस समय उठाई होती तो शायद वो अमेंडमेंट्स ना होते। इसलिए ऐसे बहुत सारे कानून हैं जिनका दुरुपयोग हमारे खिलाफ होता है हर तरीके से। मतलब हमारा पहले दिन से सिर्फ एक ही कहना था कि आप बराबरी लाइए,
लेकिन वो बराबरी किसी एक समाज को, किसी एक समुदाय विशेष को हटा के नहीं आ सकती। बराबरी सबके साथ होगी, तभी बराबरी कही जाएगी। उसमें हर किसी का योगदान समान रूप से होना चाहिए और हर किसी को समान संरक्षण मिलना चाहिए। मैंने अपने एक वीडियो में ये भी बताया था कि ये संविधान के खिलाफ कानून है और ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिकेगा। आज वही नतीजा सामने आया। बहुत सारे आईटी सेलियों ने बहुत सारे सर्टिफिकेट दिए, क्या क्या नहीं कहा गया, जातिवादी और पता नहीं क्या क्या कहा गया हम लोगों को, बिकाऊ, कभी इस पार्टी से पैसे ले लिए, कभी इसके बिक गए हो या इसका एजेंडा चला रहे हो, वामपंथियों के गुलाम हो गए हो, वामपंथी तक हम लोगों को कहा गया। लेकिन वामपंथ नाम का जो जहर है ना, उससे तो हमारा कभी दूर दूर तक कोई वास्ता हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस जहर को हम बहुत नजदीक से देख चुके हैं। पर्सनली मैंने बहुत नजदीक से उन लोगों को देखा है, उनके साथ रहा हूं, इसलिए उनकी असलियत मुझे बहुत अच्छे से पता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, ये शुरुआत है, क्योंकि मुझे मालूम है कि उनका इकोसिस्टम कैसे काम करता है। आज हमें ये जीत मिली है, इसका मतलब ये नहीं कि हम अब खुश होकर घर बैठ जाएं और हर चीज को छोड़ दें, नहीं, क्योंकि वो पूरी कोशिश करेंगे इसको लटकाने की, भटकाने की और धीरे से बैकडोर से किसी भी तरीके से अपनी हर चाल को कामयाब बनाने की। तो जीत मिली है, खुशी की बात है, लेकिन खुश होके बेपरवाह होके नहीं बैठना है, सतर्क रहना है। और जैसा कि मैंने कहा कि उस टाइम अगर हम लोगों ने आवाज उठाई होती 2018 के टाइम, तो जो अमेंडमेंट्स हुए थे वो नहीं हुए होते। लेकिन आज हम एक हुए, एक साथ हमने आवाज उठाई, न्याय हित में हमारी आवाज सुनी गई, न्यायालय ने सुनी और हमारे हक में फैसला किया। इसको मैं आज एक केस के सिलसिले में पढ़ रहा था। ऐसे ऐसे प्रावधान है इस कानून में, उनका कितना खतरनाक दुरुपयोग हो सकता है और होता है। बहुत सारी चीजें तो हमारे समाज में लोग जानते तक नहीं है। उसी में से एक के विषय में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जो मेरी अभी पढ़ते समय मुझे दिखाई दी, तो मैं चाहता हूं कि मैं उसको पढ़ के बताऊं कैसा कैसे कैसे प्रावधान है और उसके बावजूद हमें यह कहा जाता है कि हम शोषण करते हैं, हम अत्याचार करते हैं। सुनिए, पढ़ के बताता हूं। यह है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1995। इसका सेक्शन 3 का क्लॉज 3 में पढ़ रहा हूं, क्लॉज 3 पढ़ रहा हूं। यदि आवश्यक समझा जाए तो परिलक्षित क्षेत्र में व्यक्तियों के जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के नहीं है, उनके निकट संबंधियों या सेवक कर्मचारियों और कुटुंबीय मित्रों के आयुधों के लाइसेंसों को रद्द करेगी। कौन? सरकार। और ऐसे आयुधों को सरकारी शस्त्रागार में जमा करवाएगी। सभी अवैध अन्यायुधों का अभिग्रहण करेगी तथा अन्यायुधों के किसी अवैध विनिर्माण को प्रतिषिद्ध करेगी। क्लॉज 5, व्यक्ति और संपत्ति की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दृष्टि से यदि आवश्यक समझा जाए तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को आयुध प्रदान करेगी। भाई साहब, मतलब एक वर्ग से उसके रिश्तेदार, नातेदार, उसके यहाँ आने जाने वालों तक के आप शस्त्र रखवा लेंगे सिर्फ इस वजह से कि उससे भयकारित होगा, और एक वर्ग को आप शस्त्र लाइसेंस देंगे। इस तरीके के प्रावधान दिए इस कानून में। और फिर आप कहते हैं कि समानता और पता नहीं कौन कौन से तर्क दिए जाते हैं। सोसाइटी को इतना बांट दिया है इन नेताओं ने सिर्फ अपने वोट बैंक के चलते। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। और इनकी ये चाल आखिरी चाल नहीं थी। नेताओं को चाहिए वोट और वामपंथियों को चाहिए इस देश की जड़ों में जहर। इसलिए इनके
हर खेल के प्रति हमें हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा। और मैंने पहले भी कहा था कि इनका इकोसिस्टम बहुत मजबूत है, हमें हमारा इकोसिस्टम मजबूत बनाना पड़ेगा। हम कुछ नहीं कर सकते, कम से कम आवाज तो उठा सकते हैं। आवाज भी नहीं उठा सकते तो जो कोई बोल रहा है कम से कम उसको सपोर्ट तो कर सकते हैं। आपने वो किया, आप सबके सपोर्ट, आप सबके सहयोग से, चाहे वो मेरा हो या बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स, उनको उनकी आवाज उठाने की वजह और उनको उनके जो फॉलोअर्स हैं उनकी आवाज की वजह से आज ये डिसीजन आया है। आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करिए ताकि हम भी अपना इकोसिस्टम इतना मजबूत कर सके जिससे बच के इनकी ये जो गंदी चालें हैं वो जा ना सके। सवर्णों के खिलाफ क्या क्या नहीं बोला गया। आईएएस जैसे पद पे बैठे हुए वो वर्मा, क्या नाम है उस, नाम भूल गया उसका, अभी एक आईएएस था ना मध्य प्रदेश का, उसको सवर्णों को बेटियां चाहिए। मतलब इतने दिनों में मैंने इतना देखा, बार बार मैं रिपीट कंटेंट नहीं लाना चाहता था और इतना नेगेटिव माहौल बना हुआ था, पूरा सोशल मीडिया ऐसे कंटेंट से भरा पड़ा था, इसलिए मैं बार बार वही वीडियो नहीं दिखाना चाहता था। आप सबने बहुत बार देखे होंगे कैसे कैसे गंदे नारे, किस किस तरीके की गलीज बातें की जाती हैं। मतलब समाज में एकता की जगह जहर फैला रहे हैं ये लोग, समानता नहीं ला रहे हैं। इसलिए समाज को बिखरने से बचाना है, समाज को एक रखना है। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये हमारे आदरणीय परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, हमारे मुख्यमंत्री, उनका नारा है। और यही सनातन संस्कृति भी है। सनातन संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखती है, वसुधैव कुटुंबकम का नारा देती है। इसलिए हमारे यहाँ जाति के नाम पर जो ये विभेद पैदा किया गया और अजीब अजीब से तर्क दिए जाते हैं, 5,000 साल से शोषण किया, 3,000 साल से शोषण किया, और तो और अब तो आरएसएस वाले तक ये गाना गाने लगे हैं। भाई क्या डेटा है आपके पास? कहां से लाए हो ये तर्क? कहां से देते हो? किस लिटरेचर में लिखा है 5,000 साल से शोषण किया? ब्रिटिश एरा से ये सारा तमाशा शुरू हुआ, उसके पहले के किसी लिटरेचर में, किसी राइटर की, किसी भी संकलन में कहीं भी आप दिखाओ इस तरीके का कोई शोषण का वाकया। बाहरी तमाम राइटर्स हमारे यहाँ आए, क्या कभी किसी ने इस तरीके की कोई बात अगर होती तो उसका जिक्र न किया होता अपनी लेखनी में? ये नैरेटिव गढ़ा गया हमारे देश को खोखला करने के लिए, हमारे समाज को तोड़ने के लिए और हमारी संस्कृति को बर्बाद करने के लिए। इसलिए अभी समय है, इस बिखरने वाली राजनीति को हमें कामयाब नहीं होने देना है, हमेशा ऐसे ही एक रहना है। इस विषय पर हम लोगों ने इतनी बात की, इतना विरोध किया, लेकिन एक बात बहुत साफ करना चाहता हूं, ये उन गलत नीतियों और गंदे इरादों का विरोध था जिनका परिणाम हमें हमारे समाज को बिखराव के रूप में झेलना पड़ता और हमारी आने वाली पीढ़ियों को झेलना पड़ता। हमारे कैंपसेस जहाँ पे बच्चे पढ़ने जाते हैं वहाँ बर्बादी के अलावा उनको कुछ नहीं मिलता, उन कैंपसेस की बर्बादी हो जाती। हम किसी पार्टी के विरोध में नहीं, हम सिर्फ इन नियमों के विरोध में थे और हैं और रहेंगे। इस तरीके के जो भी नियम है जो समाज में बिखराव पैदा करते हैं, जो हमारे समाज के साथ दुर्भावना और दुर्व्यवहार करते हैं, जो दूरियां पैदा करते हैं लोगों के बीच में। भाजपा राष्ट्रवाद की बात करती है, राष्ट्रवाद के नाम पे भाजपा का सपोर्ट करते थे, ना कि जातिवाद के नाम पर। और अगर भाजपा जातिवाद की राजनीति करेगी तो यह भाजपा के खात्मे की शुरुआत हो चुकी है। इसलिए अभी भी समय है, हम आपका विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी समाज, कोई भी व्यक्ति पार्टी से लगाव रखता है, लेकिन जब बात उसके परिवार और उसके बच्चों की आ जाती है तो वो अपने बच्चों से ज्यादा प्रेम करता है, न कि किसी पार्टी से, न किसी नेता से। और ये बात हमारे परिवार, हमारे भविष्य, हमारे बच्चों के भविष्य की थी, इस वजह से इतना विरोध हुआ। और इसी में आपने देखा, ये आपका आईटी सेल जो हम लोगों को सर्टिफिकेट देता है, 2 कौड़ी के यूट्यूबर
वही आईटी सेल आपका जो हमारे इन्हीं यूट्यूबर्स जिन्होंने आवाज उठाई इस विषय पे, आपके खिलाफ, आपका विरोध किया, उन्हीं के ट्वीट, उन्हीं का कंटेंट लेकर रीट्वीट करता है और उससे आपका नैरेटिव बनता है। और यही जिनको आप 2 कौड़ी के, जिनके आपके आईटी सेल वाले 2 कौड़ी का यूट्यूबर कह रहे थे, बिका हुआ कह रहे थे, सर्टिफिकेट दे रहे थे, इन्हीं यूट्यूबर्स की बदौलत आप ऑनलाइन नैरेटिव जीतते हो। आपकी जो बातें होती, जो राष्ट्र हित की बातें होती हैं, वो आपका आईटी सेल लोगों को नहीं पहुंचाता, ये लोग पहुंचाते हैं। ये लोग आपके खिलाफ खड़े थे, क्या क्या कोशिश नहीं हुई। इसलिए अभी भी समय है, चेत जाइए। कोई आपका बंधुआ नहीं है, जो आपसे पैसे नहीं लेते। ये यूट्यूबर्स बिना किसी स्वार्थ के, केवल राष्ट्र हित के कारण आपकी नीतियों का समर्थन करते हैं और आपके बारे में, आपको नैरेटिव की लड़ाई में हमेशा आगे रखते हैं। आपने उनको बिकाऊ और क्या क्या कहा। श्रीमान जी, कोर्ट ने आपको बचा लिया है, आपकी नाक बच गई है। अब दोबारा ऐसा मूर्खतापूर्ण कोई कार्य मत करिएगा। समय है समाज को बिखेरने वाला नहीं, समाज को एक करने वाला कानून बनाइए या ऐसे प्रावधान करिए जिससे समाज बिखरे नहीं, उनमें दूरियां ना बढ़े। कितने सारे लोगों के प्रयास पर आपने पानी फेर दिया। स्वामी दीपांकर, बागेश्वर बाबा, कितने सारे लोग वो समाज को एक कर रहे हैं, जातियों को तोड़कर समाज को एक करने की बात करते हैं। आपके सिर्फ इस एक मूर्खतापूर्ण फैसले की वजह से उन सबके प्रयासों को धक्का लगा है। आपकी इज्जत कोर्ट ने बचा ली है। आगे ध्यान रखिए कि इस तरीके का कोई कार्य मत करिएगा। जो भी कदम उठाइए सोच समझ के उठाइए। और आपके सिस्टम में जो वायरस घुस गए हैं, जो इस तरीके के मूर्खतापूर्ण फैसले आप लोगों से करवाते हैं, उस वायरस को ढूंढिए और सिस्टम से बाहर करिए। आप देखते रहिए डेमोक्रेटिक मंकीज, जहां सवाल पूछना अपराध नहीं, एक जिम्मेदारी है। नमस्ते, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।